वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम क्लास 12 जो चैप्टर नंबर 1 की जो सीरीज कर रहे थे और उस सीरीज में हमारी क्लास 4 होगी। सो चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी एंड कंपोजिशन जो चैप्टर था उसका हमने 3 क्लासेस में हमने उस सीरीज को कंप्लीट किया हुआ है। सो आज उस सीरीज में नेक्स्ट क्लास होने वाली है और इसमें आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि क्योंकि इससे प्रीवियस क्लासेस में जो हमने देखा था वो देखा था कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फेजेस हैं। और उन 4 फेजेस में हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फेजेस देखे थे। उनके पॉपुलेशन ग्रोथ और ईच फेजेस हैड देयर ओन इट्स नेम, उनका अपना नेम भी था। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फेज था 1901 टू 1921 उसे स्टैग्नेंट ग्रोथ फेज कहा गया है। और उसके हर ग्रोथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो पीरियड है, जो फेजेस हैं, उनके कुछ कॉजेज भी थे। सो 4 फेजेस हैं, हमने ये देखा था। सो स्टूडेंट्स आप ये अच्छे से करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है और टॉपिक भी है। सो आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें जो हमारा न्यू टॉपिक है वो होगा रीजनल डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। बेसिकली यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज नॉट इवन मीन्स कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है, समान नहीं है। किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है। सेम एज इट इज़ हमें ये भी पढ़ना, सेम एज इट इज़ हम ये भी टॉपिक करेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया की, उसमें हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। रीजनल वेरिएशन मीन्स कि डिफरेंट स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट है। सो द आंसर विल बी, आंसर आपको कैसे करना होगा, द स्पेशल पैटर्न और रीजनल डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज वेरी अनइवन। अनइवन का मतलब यह है कि इक्वली नहीं है किसी स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल इट रेंजेस फ्रॉम माइनस पॉइंट 0.58% जो कि नेगेटिव है इन नागालैंड टू 55.88% इन दादरा एंड नगर हवेली। सो बेसिकली ये जो 0 आपको दिखा रहा है, बेसिकली 0 से नीचे जो नेगेटिव में दिखा रहा है, दैट मीन्स कि नागालैंड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव है। और ऑन दी अदर हैंड जो दादर और नगर हवेली जो यूटी है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ 88% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। सो यही कहना चाह रहा है, ये टॉपिक पूछना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। सो इसका आंसर जो होगा वो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया और रीजनल डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, सो आपको सॉरी, सो आपको स्टेट्स एंड यूटीज विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स एंड स्टेट्स एंड यूटीज विद लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स के फॉर्म में आपको, इस फॉर्मेट में आपको आंसर करना होगा। सो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स में सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में बताएंगे। स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, असम एंड बिहार हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वी आर studying about the population growth rate, not the population distribution or the population density। और अगर आपको याद होगा तो population distribution, population density और even population growth rate यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें कुछ स्टेट्स बहुत कॉमन है। सो यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिकली हो सकते हैं कि आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स में कुछ स्टेट्स कॉमन है, तो आप कॉमन स्टेट्स को हाईलाइट करके आप इस तरीके से भी अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लाइक दादरा नगर हवेली विच इज अ हाईएस्ट। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज और आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव और हैज highest high population growth rate, so that the answer will be Dadar and Nagar Haveli. Daman and Diu 53.76% and Puducherry have has 28.08%। so basically ये परसेंटेज में आपको जो भी दिख रहा है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिख रहा है ईच यूटीज एंड ईच यूटीज का, हर एक यूटीज का। द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द आंसर विल बी द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लो ग्रोथ रेट एंड द स्टेट्स विद low growth rate is low population growth rate is Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa and Andhra Pradesh, and UTs with low population growth rate is Lakshadweep, Andaman and Nicobar Island। so basically students यहाँ से आपने ये टॉपिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि MCQ के क्वेश्चंस भी पुट किए जा सकते हैं। so which of the following UTs have or has lowest
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सो लोएस्ट में ध्यान रखेंगे कि लक्षद्वीप है, एंड हाईएस्ट में जो सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया में वो यूटीज़ है, दादर एंड नगर हवेली। सो बेसिकली यहाँ से ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होंगे, और टॉपिक भी इतना ही टॉपिक है, आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी की आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद जो टॉपिक हमारा वो होता है ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन। बेसिकली एडोलेसेंट पॉपुलेशन जिसे हम नॉर्मल लीमेन लैंग्वेज में टीनेज कहते हैं, जो टीन एज की होती है, जो 13 टू 19 ईयर्स होती है या 18 ईयर्स होती है, 18 ईयर्स हम ले लेते हैं, 13 टू 18 ईयर्स जो टीन एज होती है, तो उसे एडोलेसेंट पॉपुलेशन एडोलेसेंट एज माना जाता है। बट यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन में एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 टू 19 ईयर्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं 10 टू 19 ईयर्स के, उनको एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन definitions. So basically, जो इंडिया में प्रेजेंटली द एज शेयर ऑफ 10 टू 19 ईयर्स इज 21%। सो इंडिया में अभी 21% पॉपुलेशन जो है वो 10 टू 19 एज की है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में और फर्दर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा 2011 सेंसस बेस्ड है, ठीक है। सो बेसिकली 2011 में, लेट टेक एग्जांपल, 2011 में 120 करोड़ इंडियंस थे, 121 करोड़ इंडियंस थे, तो उसमें 21% जो पॉपुलेशन थी वो 10 टू 19 ईयर्स के एज वाले थे। सो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में आपको अब समझाने की कोशिश करूं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2011 में 100 पीपल्स इंडिया में रहते थे, तो 100 पीपल्स में 21 पीपल जो थे, जो पॉपुलेशन थी वो 10 टू 19 ईयर्स की है, और 21 पॉपुलेशन में भी बेसिकली 52% बॉयज एंड 47% वर और आर एडोलेसेंट गर्ल्स। सो बेसिकली जो 21 100 पॉपुलेशन में 100 पॉपुलेशन में जो 21 पॉपुलेशन थी, 21 पॉपुलेशन में भी 52% अप्रोक्सीमेटली जो 12 बॉयज हैं, और 21 में बच्चे कितने, 9। सो 9 जो है गर्ल्स है। सो बेसिकली ये मैंने सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये 52% बॉयज और 47% आर एडोलेसेंट गर्ल्स इज आउट ऑफ 21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिटवीन 10 टू 19। तो बेसिकली ये तो स्टेटस और डाटा आपको दिया गया है कि इंडिया में एडोलेसेंट पॉपुलेशन एज वेल एज डेफिनेशन क्या है। बट इंडिया में जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उनसे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़ते हैं, तो जरा हम उस चैलेंज भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन अगर ये टॉपिक आप आता भी है तो 3 और 5 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके साथ एक टॉपिक और ऐड कर दिया जाता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू एडोलेसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड व्हाट आर द and government and what are the government's steps to resolve or to overcome these challenges। तो कनेक्ट करके एक या दो पार्ट्स में इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो हम वो भी करेंगे। तो पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि विच आर द चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस है। तो फर्स्ट चैलेंजेस ये है कि लो एज ऑफ मैरिज, लो एज ऑफ मैरिज बेसिकली जो 10 टू 19 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, और स्पेशली फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो शादी हो जाती है वो जल्दी हो जाती है। जो गरीब स्टेट्स, जो पुअर स्टेट्स हैं, वो 16 17 15 में उनकी मैरिजेस हो जाती हैं, और मैरिजेस की वजह से काफ़ी फैमिली प्रेशर, हेल्थ प्रेशर आता है। सो उसकी वजह से जो हमारी जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है उनका जो हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आने लगते हैं। तो ये हमारी हमारे कंट्री में ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन को ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लो एज ऑफ मैरिजेस। दूसरा जो चैलेंज है बेसिकली इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और अमंग फीमेल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जब कोई भी फीमेल या गर्ल चाइल्ड जो होती है वो 10 या 12 या 13 ईयर्स की वो जो एज में होती है, तो उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज कि उनके अपने फैमिली में जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको एक बेबी सीटर की तरह उनको रखना होता है। प्लस क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो गांव जो स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं घर से, तो फॉर सिक्योरिटी मैटर भी गर्ल्स को ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो फीमेल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट पॉपुलेशन में। सो अब इलिटरेसी ज़्यादा होगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ पे और एजुकेशन पे और जॉब सेक्टर पे, तो इसलिए फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत लो होने लगता है जॉब सेक्टर्स में। सो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद एक्सेसिव स्कूल ड्रॉप आउट, अभी हमने
थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि एक्सेसिव ड्रॉप आउट्स है स्पेशली अमंग विमेन। उसके बाद लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल नहीं है जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि ये जो एज होती है काफ़ी काफ़ी मतलब इसको हाई डिमांड, मतलब फूड्स इस एज में इस 10 to 19 में जो फूड का कंजप्शन होता है स्पेशली न्यूट्रिशन फूड का कंजप्शन काफ़ी हाई डिमांड में होता है, पीक पर होता है। और इसी समय अगर इस एज ग्रुप के चाइल्ड को अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेंगे तो लाइफ में आगे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होने और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक चैलेंजेस ये हैं, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसे शॉर्ट फॉर्म में MMR कहते हैं। बेसिकली लेबर पेन के दौरान और ड्यूरिंग डिलीवरी, जो बच्चे के डिलीवरी के दौरान जो टीनेज मदर्स होती हैं एज ऑफ 16 17 और 18 जो होती हैं, क्योंकि उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बहुत फ्रिजाइल होते हैं और उस समय वो जब प्रेग्नेंट होते हैं फिर डिलीवरी के समय वो कॉम्प्लिकेशंस बेयर नहीं कर पाती हैं। सो दैट लेड टू द डेथ ऑफ दीज टीनेज मदर्स, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक एडोलेसेंट पॉपुलेशन में काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। उसके बाद हाई एड्स इन्फेक्शंस, इंडिया में हाई रेट ऑफ एड्स इन्फेक्शन है क्योंकि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी है, हेल्थ एजुकेशन है नहीं। सो हेल्थ इलिटरेसी की वजह से हेल्थ जो नॉलेज होनी चाहिए स्पेशली अमंग वुमेन, तो वो सब ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस एडोलेसेंट पॉपुलेशन को फेस करना पड़ रहा है इंडिया में। उसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी भी जो है वो भी इंडिया के एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद एल्कोहलिज्म और ड्रग्स और इन सब के कंजप्शंस काफ़ी टीनेजर्स में बढ़ गए हैं। तो ये भी एक इंडिया के एडोलेसेंट पॉपुलेशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज द नेशनल यूथ पॉलिसी। और ये नेशनल यूथ पॉलिसी 15 to 29 ईयर्स के जो एज ब्रैकेट वाले हैं उनको यूथ कंसीडर करती है। और ये लॉन्च हुआ था फैब 2014 में। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे MCQ भी आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल यूथ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, दैट वाज लॉन्च्ड इन फैब 2014। एंड the objective of these policies to overall development of the youth, जो 15 to 29 की एज ब्रैकेट में जो यूथ है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। फॉर एग्जांपल, उनको जॉब्स ओरिएंटेड बनाना, उनको स्किल करना ताकि वो जॉब सीकर प्लस जॉब गिवर भी बन सके और वो अच्छे से एक अच्छा रोजगार उनको मिल सके। सो इनेबल द यूथ ऑफ द कंट्री टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल इन द कैपेसिटी। फॉर दैट ऑब्जेक्टिव नेशनल यूथ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2014। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2015, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज दैट कि द यूथ ऑफ द कंट्री कैन गेट अ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए। सो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2015। एंड द थर्ड प्लान इज सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली ये फीमेल लिटरेसी, फीमेल हेल्थ को इम्प्रूव करने के, या फीमेल जो सेक्स रेशियो इंडिया में कम है मेल टू फीमेल का, उसको मतलब मेल टू फीमेल फीमेल सेक्स रेशियो को इन कंपैरिजन टू मेल को बढ़ाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिकली ये गर्ल चाइल्ड्स के लिए पॉलिसी है। जो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है उनके घर में फैमिली मेंबर्स उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट्स ओपन करते हैं और वहाँ पे कुछ पर मंथ कुछ रुपीज उनको सबमिट करना होता है। और आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ द 18 ईयर्स, और उस काफ़ी अच्छी अमाउंट उसमें सबमिट हो जाती है और फिर उस अमाउंट का वो उनके फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए गर्ल्स के यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फीमेल है, जो क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि गर्ल्स की शादी करनी है और ऑल दैट बहुत सारे खर्चे हैं, तो और हायर स्टडीज़ भी है। सो उन उन चैलेंजेस को, और उसकी वजह से क्या है कि कुछ स्टेट्स में जो फीमेल या वुमेन गर्ल जो फिटेसाइड होता है उनको जब वो गर्भ में ही होती है तो उन्हें मार दिया जाता है। तो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो हो रहे हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उन चैलेंज को डील करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना is implementing by the Indian government. And the fourth is the समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना बेसिकली यहाँ पे जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ। गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इसमें मिड डे मील इंक्लूडिंग है। सो समग्र शिक्षा योजना ताकि स्कूल के जो ड्रॉप आउट रेट्स जो इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। तो
ये सब कुछ पॉलिसीज़ है जिसका ऑब्जेक्टिव टू डील विद द challenges India have been facing regarding the adolescent population. So these are the इसको इसी क्वेश्चन को ना आपको क्या कर सकते हैं कि जो इस वाले क्वेश्चन के साथ अटैच कर सकते हैं कि व्हाट आर द challenges related to adolescent population in India and what are the steps have been taken by the government. So these might be क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है. So स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे और ये आने के पूरे चांसेस हैं. सो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक और क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन और एक्सप्लेन इन डिटेल. बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब यह है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक से बिलोंग करती है, लिंग्विस्टिक है, और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती है, उनका कल्चर डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं. तो जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो उनका कंपोजिशन क्या है, वो पॉपुलेशन में कौन से धर्म, कौन से लिंग्विस्टिक, कौन से जो भी पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन में, जो यूथ है वो कौन से सेक्टर में स्टडी हो रही है. तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को डेफिनेशन में सम अप करना चाहें तो इन पॉपुलेशन कंपोजिशन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, ट्राइबल्स living in a country along with sex ratio, literacy and education level etc are included. बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखते हैं कि इंडिया में जो भी जितने भी लोग हैं उनका रिलीजन क्या है, किस किस रिलीजन के पीपल आर लिविंग इन इंडिया, लैंग्वेजेस कौन सी बोली जा रही है इंडिया में, जितनी भी पॉपुलेशन है कितनी परसेंटेज लोग की क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस को वो बोल रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, प्लस सेक्स रेशियो कितना है मेल एंड फीमेल का, है ना, लिटरेसी अमंग मेल एंड फीमेल कितनी है, मेल में कितनी लिटरेसी रेट है, फीमेल में कितनी लिटरेसी रेट है, एजुकेशन लेवल मेल एंड फीमेल का क्या है, मेल की लिटरेसी रेट कितनी, एजुकेशन लेवल क्या, हायर स्टडीज कहाँ तक जाते हैं, फीमेल का हायर स्टडीज कहाँ तक होता है. तो बेसिकली यही पॉपुलेशन कंपोजिशन की डेफिनेशन बनती है और ये पॉपुलेशन कंपोजिशन भी है. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन population composition people of different religion, language, tribals living in a country along with the sex ratio, literacy and education level etc are included. तो इंडिया में अलग अलग धर्म, भाषा, ट्राइबल, लिंग, साक्षरता आदि को भारतीय जनसंख्या के संरचना में शामिल है, इंडियन पॉपुलेशन कंपोजिशन में शामिल किया जाता है. सो इसमें इंक्लूड हम ये भी कर सकते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें रूरल एरियाज में कितने रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में कितने रह रहे हैं. सो हम इनको धीरे धीरे एक एक करके हम इसको आगे देखते हैं. सो इंडिया में रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि इंडिया की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, और इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंट, अर्बन पॉपुलेशन अर्बन एरिया इंडिया की कितनी टोटल परसेंट जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही है. और डाटा के अकॉर्डिंग 60% जो है 68% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की डाटा आपको पता है ये 2011 का सेंसस डाटा है और उसमें 68% जो पॉपुलेशन है इंडिया की आउट ऑफ 121 करोड़ उसमें 68% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड आउट ऑफ 31 ही बचा. ओके, सो 31% पीपल आर लिविंग इन अ रूरल एरिया. सो बेसिकली हमें इसमें ये देखना है द पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस. उनके रहने के स्थान पर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन जहाँ रह रही है उनके रहने के स्थान पे उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रूरल एंड अर्बन. ये कुछ फैक्ट्स दिए गए. रूरल पॉपुलेशन क्या है 2011 में अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, और इसी फ्लो चार्ट को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे. सो बेसिकली जो आगे हम देखेंगे तो 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 68% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, और जो 68% रूरल पॉपुलेशन जो 68% जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है इसमें भी आपको स्टेट वाइज रिमेंबर द स्टेटमेंट कि स्टेट वाइज आपको वेरिएशन दिखेगा कि हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन है. हर स्टेट में रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो वेरी करता है, अलग अलग है. सो स्टेट वाइज वेरिएशन है, पैटर्न वेरीज का मतलब है कि रूरल पॉपुलेशन का स्टेट वाइज पैटर्न जो वेरीज करता है. फॉर एग्जाम्पल रूरल, यहाँ पे आप पॉइंट आई थिंक समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो ईच इन एवरी स्टेट में वेरी करता है. हर स्टेट में रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो
अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार का लूँ, तो बिहार में जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रह रही है इन कंपैरिजन टू अर्बन पॉपुलेशन। उसी प्रकार महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में जो 50% पॉपुलेशन आर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड 50% पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरिया। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेट वाइज रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ये भी अनइवन है। सो यहीं पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैटर्न वेरीज करता है रूरल पॉपुलेशन का। बिहार में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन आर लिविंग, गोवा एंड महाराष्ट्र में 50% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। सो ये वेरी कर रहा है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड जो रूरल पॉपुलेशन में साइज ऑफ विलेज है, विलेजेस के साइज भी अलग अलग हैं। साइज का मतलब यह है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी विलेजेस, नंबर ऑफ पीपल और हाउसेज आर इन एनी विलेजेस। तो उस विलेज में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज हैं। सो उसके अकॉर्डिंग भी साइज ऑफ विलेज डिसाइड होता है, और इंडिया में ये साइज ऑफ विलेज भी वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में जो साइज ऑफ विलेज है वो लेस है, कम है। ऑन दी अदर हैंड केरला और महाराष्ट्र में जो विलेज साइज है वो हाई है। सो बेसिकली आपको ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि रूरल पॉपुलेशन में 68% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, और उस रूरल पॉपुलेशन का भी पैटर्न वेरी करता है स्टेट वाइज। जैसे बिहार में रूरल पॉपुलेशन इज मोर comparison to other states. Goa and Maharashtra में 50% population lives in rural areas. On the other hand, size of villages also varies in every state. Some states have very less size of villages. For example, Western Rajasthan and run of Gujarat, and some states have a very हाई साइज ऑफ विलेजेस। हाई साइज का मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेजेस, उसी को साइज से डिनोट किया गया है। सो केरला और महाराष्ट्र के जो विलेजेस है उसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग मोर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। सो बेसिकली इसी को स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट किया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन अ विलेज। यही अभी हमने देखा था। Although the distribution of rural population is not uniform, uniform means even, is not even, even कह सकते हो, इक्वल भी हम बोल सकते हैं कि इज नॉट इक्वल थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन बिहार। सो बेसिकली एमसीक्यू भी यहाँ से बन जाता है, बिहार एंड सिक्किम। सो बिहार एंड सिक्किम में क्या जो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है उनके टोटल आउट ऑफ पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल मैं बिहार का बता रहा हूँ, बिहार में 10 करोड़ पीपल्स आर लिविंग फॉर एग्जांपल। तो 10 करोड़ में मोस्टली और अप्रोक्सीमेटली 19% 90% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया। सो बेसिकली ओनली 10% पीपल आर लिविंग इन सिटीज इन बिहार। सो दैट इज वेरिएशन इन बिहार की। बिहार में 90% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, एंड सिक्किम में भी जो है मोस्टली जो पॉपुलेशन आर लिविंग इन रूरल एरियाज। ऑन द अदर हैंड इन स्टेट्स लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र ओनली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बेसिकली मैं 50% ले लेता हूँ, 50% ऑफ द पीपल लिव्स इन विलेज स्टेट्स लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र। आप इसको स्पीड आप इसकी जो प्ले बैक जो स्पीड होगी वो आप कम करके सुन सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको 2x पे या 1.75x पे करके आप सुन सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल पुट this note on my telegram channel, so from where you can download it. So until जब तक आपको करना है, so what you can do कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको पॉज एंड प्ले करके भी आप अपने इस नोट्स को अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अप टू यू। बट स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन और हम टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। और ये ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। आप इतना कर लेंगे मोर देन इनफ होगा, एंड ट्रस्ट में आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसी पैटर्न और इसी तरीके से आपने अगर आप चैप्टर को और आप और फर्दर टॉपिक्स को आने वाले चैप्टर्स को कवर करते हैं। सो द डी पॉइंट इज एक्सेप्ट दादर नगर हवेली ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज लिव इन विलेज। तो दादर नगर हवेली को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, लाइक 7 और 8 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं, तो उसमें कुल
कुल मतलब टोटल कुछ ही सेक्शन जो है पॉपुलेशन का वो रूरल विलेजेस में या रूरल एरियाज में रह रहे हैं। अदरवाइज आप जितने भी यूटीज देखेंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मेगापोलिस सिटीज हैं। सो यहाँ पे विलेज का जो साइज है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस आर वेरी लेस। सो बेसिकली दादर नगर हवेली को छोड़ के बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे विलेज की पॉपुलेशन काफी हमें कम देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद ऐड हुआ है। सो डाटा कुड बी चेंज, हो सकता है, बट राइट नाउ आपको इतना ही ऐसे ही लिखना है। द साइज ऑफ विलेज ऑल्सो वेरीज अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का यहाँ पे मतलब है असम, मेघालय, मणिपुर की बात हो रही है। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स हैं, वेस्टर्न राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे देयर आर लेस देन 200 पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। तो साइज ऑफ विलेजेस भी ना वेरीज करता है अक्रॉस द कंट्री। इन जिन स्टेट्स के मैंने नाम लिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ, इसमें लेस देन भी 200 पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। ऑन द अदर हैंड, इन सम पार्ट्स ऑफ द केरला एंड महाराष्ट्र, द नंबर इज 17,000 पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। सो दैट्स हाउ द साइज ऑफ विलेजेस आर ऑल्सो वेरीज अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद ये तो रूरल के बारे में हमने देख लिया। सॉरी, सो अर्बन पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है? सो 31% ऑफ द पॉपुलेशन lives in a cities. The rate of urban population is increasing rapidly. So over the period of time क्या हुआ है, जब since the independence, urban population का जो density और जो growth rate है वो rapidly increase हो रहा है due to economic development, improvement in health, education service and rural and urban migration. So basically migration की वजह से rural to urban migration, and you already know कि rural to urban migration क्यों क्यों होता है। For example, for the reason of employment, better health फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन के लिए रूरल और अर्बन माइग्रेशन होता है। डिफरेंसेस आल्सो फाउंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जस्ट लाइक रूरल पॉपुलेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला। इन सम स्टेट्स आर वेरी हाई पॉपुलेशन, हाई नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेजेस। उसी प्रकार कुछ स्टेट्स में भी अर्बन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसी स्टेट्स में कम है। सो नॉर्थ इंडिया सिटीज लाइक दिल्ली, कानपुर आर कनेक्टेड विद अ वेरी वेल रोड एंड रेल नेटवर्क, एंड ड्यू टू विच रूरल अर्बन माइग्रेशन इज मोर इन दिस एरिया। और आपको पता है कि इंडिया, नॉर्थ इंडियन सिटीज दिल्ली और कानपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो और इसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन इन सिटीज में ज़्यादा है, तो दैट जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो आप ये लॉजिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन का मतलब सॉरी, सो दो सिटीज जहाँ पे जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, लाइक पेनिसुलर इंडिया के या ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ पे पॉपुलेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का जो नंबर होगा वो काफ़ी कम होगा, इज नॉट विल बी नॉट वेरी हाई। सो ऑफ कोर्स फ्लड प्लेन एरिया में कौन रहना पसंद करेगा। सो जहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेशन है, बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन और रूट सिस्टम है, तो वहाँ पे रूरल माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। और जो काफ़ी नेचुरली थोड़े से डिजास्टर और फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। सो ये हुआ रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सो थोड़ा सा डाटा समझ लेते हैं कि लैंग्वेज इंडिया में कौन कौन से हैं। तो 22 लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल लैंग्वेज हैं 22 लैंग्वेजेस हैं, और शेड्यूल इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एंड मेनी लैंग्वेज आर नॉट शेड्यूल्ड। सो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि 22 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। देयर आर वेरी मोर देन थाउजेंड्स लोकल डायलेक्ट्स हैं, बोले जाते हैं, बट उसमें से आउट ऑफ 22 लैंग्वेज आर शेड्यूल्ड। इंडिया में उसको ऑफिशियली लैंग्वेज माना गया, शेड्यूल्ड किया गया है। और मेनी लैंग्वेजेस आर नॉट शेड्यूल्ड। हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ऑलरेडी यू नो, एंड द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी इज लेस। सो बेसिकली संस्कृत, बोडो, मणिपुरी वाले जो हैं वो नंबर ऑफ पीपल आर लेस। सो बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उनका, उसका रूट क्या है, वो आई कहाँ से, वो लैंग्वेजेस आई कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसका रूट क्या है, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इंडिया में जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं उसको हम 4 कैटेगरी में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को, उसकी जो जितनी भी भाषा बोली जा रही है वो 4 फैमिली से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक है ऑस्ट्रिक, जिसो निषादा, दूसरा ड्रेविडियन फैमिली, साइनो
तिब्बतन या तिब्बतन और इंडो यूरोपियन। सो इंडो यूरोपियन जो कि आर्यन है और आर्यंस हैं, ऑस्ट्रिक निषादा, द्रविडियन द्रविड़, साइनो तिब्बतन किराता। सो इस फैमिली से जितनी भी आज की डेट में हम जो भी भाषा बोल रहे हैं वो इन्हीं चार फैमिली से ओरिजिनेट होती है। और आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रिक जो निषादा है वो मेघालय, निकोबार, इन सारे स्टेट्स में बोला जाता है। द्रविडियन जो है तमिलनाडु, द्रविडियन ऑफ कोर्स जो साउथ इंडिया पार्ट होगा इंडिया का, वहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाएगी। उसके अलावा नॉर्थ द्रविडियन में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाता है। फिर तिब्बतन जो है हिली स्टेट्स में बोला जाएगा, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है, ये जितने भी हिली स्टेट्स हैं इंडिया के, यहाँ पे साइनो तिब्बतन किराता लैंग्वेज बोली जाती है। और इंडो आर्यन इंडिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। 73% पीपल जो हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये इन स्टेट्स में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती है। सो बेसिकली मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेजेस फैमिलीज। तो इंडिया में जो भी जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं वो 4 लैंग्वेज फैमिली से कनेक्ट करती हैं। ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इसको हम इन स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो निषादा मेघालय, वेस्ट बंगाल अंडमान में, द्रविडियन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड आंध्र प्रदेश में, चाइनीज जो किरात है वो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल हिली स्टेट्स में, एंड इंडो यूरोपियन जो है 73% इंडियन पॉपुलेशन बोलती है। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात में बोला जाता है। बेसिकली ये आपके ये हो गया लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। कुछ फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ग्रियसन, जो ग्रियसन एक सर्वे किया था, देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड अबाउट 554 डायलेक्ट्स इन कंट्री। डायलेक्ट्स मतलब लोकल लैंग्वेज 544 है और 179 लैंग्वेजेस है। सो ये गियर्सन ने सर्वे किया था। तो ये एमसीक्यू के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द आंसर पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जरा हम एक बार रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लेते हैं कि इंडिया में रिलीजियस कंपोजिशन है। बेसिकली मैं अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन ना बोलूँ तो मैं इसको कंपोजिशन बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये रिलीजियस कंपोजिशन होगा। बेसिकली रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। रिलीजियस कंपोजिशन मतलब कौन कौन से रिलीजन के लोग इंडिया की पॉपुलेशन का पार्ट है। मुस्लिम पॉपुलेशन इज हाई इन एरियाज नियर इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश एंड लक्षद्वीप। तो ये इन स्टेट्स में इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डरिंग और जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप में, वहाँ पे भी आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुस्लिम पॉपुलेशंस की आपको मेजोरिटी में देखने को मिलेगा, या उनकी जो संख्या होगी, नंबर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ हिंदूज इज मोर इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनका स्टेटस है। उसके अलावा क्रिश्चियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। रूरल एरियाज वो भी कौन सी कंट्रीज के रूरल, कौन से स्टेट्स के रूरल एरियाज में, तो गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। सिख कम्युनिटी पर्टिकुलरली कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में। सो इन डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ये जो जितने भी रिलीजन वाले हैं ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। People of Jain community especially concentrated in urban areas of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra, and Buddhism people belong to Buddhism is concentrated in the areas of Maharashtra, Sikkim and Ladakh है, Sikkim and Ladakh, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh. So these are the religious composition of Indian population. So students आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो होगी, नेक्स्ट क्लास की जो सीरीज होगी, हम इसमें उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ले उसमें। सो स्टूडेंट्स आप ये टॉपिक अच्छे से इसको कर लीजिएगा। आप इस टॉपिक के करने के बाद ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन क्वेश्चन की जो लेंथ है वो देख के लगता है अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को लेंथी बनाना चाहेगा सो इन क्वेश्चंस को जरूर वो पुट करेगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, तो ये इग्नोरेबल है, और जहाँ से आप इग्नोर करते हैं क्वेश्चन वहीं से फॉर्म होते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स हाउ हमने ये समझा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो कैसी है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक उसमें रूरल अर्बन कंपोजिशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा
पढ़ा कि लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है, और जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा कि रिलीजियस कंपोजिशन क्या है, कौन से रिलीजन के लोग इंडिया में रह रहे हैं और कहाँ किस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस 2 पार्ट में आप ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे, रिलीजियस कंपोजिशन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।